कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। देखो सेम कॉपी पेस्ट है, अब आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन देख लेना, राजस्व में कमी लाना, कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना, सब्सिडी का युक्तिकरण, उद्योगों का विस्तार करना। आओ ये देखो, यहाँ भी क्वेश्चन, राजस्व को घटाना, नवीन कल्याणकारी योजना प्रारंभ करना, सब्सिडी की युक्त संगत बनाना, आयात शुल्क को कम करना। देख रहे हो आप, सीधे कॉपी पेस्ट हो रहा है। 2016 का और 2015 का दोनों एक ही वर्ष के अंतराल में पूछ दिए गए। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर। हम यूपीएससी के इकोनॉमी सेक्शन के पीवाईक्यू कर रहे थे, उसमें आज हमारा राजकोषीय नीति एवं कर संरचना करना है। ठीक है, इससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स कंप्लीट हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। 2024 का पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वस्तु दी गई है, दूसरी तरफ श्रेणी दी गई है। क्या किसान का हल जो है वह कार्यशील पूंजी में आता है? क्या कंप्यूटर जो है वह स्थिर पूंजी में आता है? क्या बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत जो है वह स्थिर पूंजी में आता है? पेट्रोल क्या कार्यशील पूंजी में आता है? इनमें से आपको बताने थे कि कितने कथन सही सुमेलित हैं। तो इसमें 2 सही सुमेलित हैं, 2 गलत हैं। कौन कौन से 2 सही सुमेलित हैं देख लेते हैं। 2 और 4 जो है वह सही सुमेलित है। पेट्रोल कार्यशील पूंजी है, कंप्यूटर स्थिर पूंजी है। स्थिर पूंजी क्या होता है? जो एक बार ले लो और काफ़ी समय तक वह चले। तो कंप्यूटर एक बार खरीद लो तो वह काफ़ी समय तक चलता है, तो उसे स्थिर पूंजी कह सकते हैं। कार्यशील पूंजी का मतलब खत्म होती रह रही है। तो पेट्रोल आप डालोगे 1 लीटर अगर, तो ऐसा थोड़ी है वह 5 साल चल जाएगा, वह तुरंत थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। कार्यशील का मतलब होता है जो बहुत कम समय के लिए हो, और स्थिर का मतलब ज़्यादा समय के लिए। जैसे यहाँ पर हल लिखा है किसान का, तो आपको पता है किसान हल खरीदता है तो वह 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना भर के लिए थोड़ी होता है। हल काफ़ी लंबे समय के लिए स्थिर हो जाता है। या ट्रैक्टर लिखा हो या कोई भी मशीन लिखी हो अगर बोले तो वह कार्यशील पूंजी में नहीं, स्थिर पूंजी में आती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखा है बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत। तो सूत तो एक तरफ आएगा, कपड़ा बनेगा, चला जाएगा, फिर सूत लाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022 किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संबंध में या व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है क्या? जो हम टेक्नोलॉजी लगाते हैं उसको पूंजीगत या कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखा जाएगा क्या? दूसरा है ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। हमने आपसे कल भी कहा था, परसों भी कहा था, आज भी कहते हैं, इकोनॉमी बहुत इजी है अगर आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना ली तो। ठीक है, मैं इस पर इकोनॉमी का जो हिंदी में थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी है कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, यही पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ, इन सब टर्मिनोलॉजी को बहुत ही साधारण तरीके से समझाने का सोच रहा हूँ। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं एक क्लास ऐसी लाऊंगा जहाँ हिंदी माध्यम वालों को ये सब शब्दों से, पहली बात तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है, और मैं आपसे कहता भी हूँ इकोनॉमी को आप थोड़ा बहुत इंग्लिश ज़रूर सीखते रहिए, वरना बहुत टफ हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप कमेंट वगैरह करेंगे तो प्रयास किया जाएगा कि इकोनॉमी को थोड़ा इजी वे में, मैं पूरा सिलेबस तो नहीं कंप्लीट करवा पाऊँगा, लेकिन हाँ जो टर्म थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं, जो बहुत फंसाते हैं, जिनको क्लियर ना करने की वजह से आपको इकोनॉमी टफ लगती है, तो वह टर्म हम क्लियर करा देंगे। फिर आप कहीं से भी यूट्यूब पर या कोई भी बड़ा टीचर जो पढ़ा रहा हो उससे आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा सहज लगेगा, थोड़ा सा लगेगा हाँ ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि आप टर्मिनोलॉजी नहीं जानते और एकदम से बैठ जाते हैं किसी बड़ी क्लास में। अब वह व्यक्ति जो पढ़ा रहा होता है वह तो सबको पढ़ा रहा है ना, उसे नहीं पता कि आप अभी नए हैं। आपको तो जो टर्म हैं जिनकी वजह से आपको इकोनॉमी आसान लगने लगी, वह टर्म हम करा देंगे। 10 मिनट्स की सीरीज हमने चलाई थी, उसको आपने देखा नहीं तो मैंने बंद कर दिया, प्लेलिस्ट बनी है। अगर आप उसमें जाकर कमेंट करेंगे कि हाँ सर ये बढ़िया चल रहा है, तो मैं सोचूंगा। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा वह आपका होगा ए। केवल एक सही है, क्योंकि जो हम टेक्नोलॉजी लेते हैं ना वह काफ़ी समय तक चलती है, और जो काफ़ी समय तक चीज़ें चलती है ना, जो इधर कंप्यूटर था या जो किसान का हल था, ये सब लंबे समय तक चलती है। जो लंबे समय तक चलें वो पूंजीगत होता है, बस इतना ध्यान रखिए आप। और जो तुरंत का है, तुरंत ख़त्म हो गया
तो वह कार्यशील पूंजी या कार्यशील में आता है। ठीक है, तो दूसरा गलत होगा, पहला सही होगा। पूंजीगत व्यय एक कंपनी द्वारा संपत्ति, ध्यान से देखो, पौधों, भवनों, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी या उपकरण जैसी भौतिक संपत्तियों को प्राप्त करने या उसे अपग्रेड करने। कि मेरे पास मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ा कम टाइम देना पड़ता है, तो मेरे पास हो सकता है 20,000 का टेबलेट हो। मैं जब ज़्यादा पढ़ाने लगूंगा तो हो सकता है मेरे पास 50,000 का टेबलेट हो। तो अपग्रेड करना भी याद रखिएगा, पूंजीगत व्यय में आएगा। और बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि को पूंजीगत व्यय कहते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं, दो तो यहीं आ गया, आप देखो यहाँ 2024 में और इधर 2022 में। पूंजीगत व्यय का उपयोग अक्सर किसी कंपनी द्वारा नई परियोजनाएं या निवेश करने के लिए भी किया जाता है। तो इतने टर्म अगर याद रखेंगे तो आगे फायदा रहेगा। अब इक्विटी वित्तीयन क्या है? तो इक्विटी वित्तीयन किसी कंपनी के स्टॉक को नकदी के बदले में बेचकर किसी संगठन की तरलता की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटाने की एक विधि, इसलिए इसे पूंजीगत व्यय में माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। क्या आपके यहाँ जो घरेलू वित्तीय बचत होता है या सरकार का घरेलू वित्तीय बचत होता है, उसका एक भाग जो है वह सरकार जो ऋण लिए हैं उसको ख़त्म करने में देती है? यस। और सबसे बड़ा अगर कोई खर्चा है सरकार का तो वह ऋण जो लिए बैठी है उसका ब्याज चुकाने में जाता है। लगभग शायद 20% था, आप नए डेटा के हिसाब से देख लीजिएगा। यानी 100 रुपये अगर सरकार खर्च करती है तो 20 रुपये तो उसे ब्याज का ऋण चुकाने में जाता है। तो पहला सही है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां, अब यही फिर दिनांकित प्रतिभूतियां क्या होती हैं? आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक है। दिनांकित प्रतिभूतियां का मतलब क्या है? सरकार एक कागज दे देती है और आपसे मान लो 100 रुपये ले लिए, उस पर जितना समय लिखा है उस समय के बाद आप जाएंगे सरकार के पास, वह कागज दे देंगे और आपको वह 100 रुपये मिल जाएंगे प्लस ब्याज के साथ। ठीक, कुछ ब्याज के साथ और कुछ छूट के साथ, ये दो चीज़ें होती है दिनांकित प्रतिभूतियों में। इसको भी मैं पढ़ा दूंगा आगे चलकर। तो इसका सी दोनों आंसर सही होंगे। ऋण वहां से ले सकती है और उसका एक हिस्सा जाता है और इसमें कुछ नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, अब मुद्रास्फीति के कई टाइप हैं, तो उसमें मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है और उसमें वृद्धि किन कारणों से होगी? तो विस्तारकारी नीतियां अगर हैं तो क्या मुद्रास्फीति मांग प्रेरित हो जाएगी? राजकोषीय प्रोत्साहन अगर है तो क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी की वजह से, उच्च क्रय शक्ति और बढ़ती ब्याज दर, इनमें से कौन से सही हैं? तो 1, 2, 4 सही हैं, 1, 2, 4। तीसरा और पांचवा गलत है। अगर हम बढ़ती ब्याज दर को बढ़ा देंगे, ठीक है, ब्याज दर बढ़ा देंगे तो लोग बैंकों में रुपया जमा करने आएंगे। क्यों? क्योंकि ब्याज दर ज़्यादा है तो जमा कर तो फायदा होगा। अगर जमा कर देंगे रुपए तो उनके पास रुपए होंगे नहीं, और रुपए होंगे नहीं तो वह मांग क्या करेंगे? मांग का मतलब जो मैं जाऊंगा अभी बड़ा पाव खा लूंगा, अभी जाऊंगा सेब खरीदूंगा, जूते खरीदूंगा, कपड़े खरीदूंगा, इसका मतलब मैं मांग कर रहा हूँ और मांग करूंगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है, महंगाई बढ़ेगी, तो ब्याज अगर बढ़ जाएंगी तब मैं मांग कैसे कर पाऊंगा? मैंने तो अपना रुपया बैंक में जमा कर दिया इस लालच में कि मुझे ब्याज दर ज़्यादा मिलेगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। और पांचवा अगर हम गलत कर देते तो ऐसे देखिए, पांचवे से तीनों गलत हो जाते, तीनों जगह 5 है तो अपने आप आंसर 1 आ जाता। तो यहाँ मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है? जिसमें आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। कि 5 किलो टमाटर हैं, खरीदने वाले 50 लोग हैं और सब 1-1 किलो खरीदना चाह रहे हैं, कह रहे हैं 50 किलो टमाटर दो, वो कह रहा है 5 ही किलो हैं, तो वह 5 रुपये का टमाटर 20 रुपये में बेचने लगता है। क्यों? क्योंकि मांग ज़्यादा है और ऐसे महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक मंदी के समय, अब मंदी यहाँ मुद्रास्फीति पूछी, देखो महंगाई, और यहाँ मंदी पूछती, एक ही साल में दोनों क्वेश्चन। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? मंदी चल रही है, मंदी का मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार रुपया देने की प्रयास करेगी कि ले जाओ रुपया। कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि,
अभी मैंने बताया अगर ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी तो जो लोगों के पास पैसा है वह उल्टा और बैंक में जमा करने लगेंगे और मंदी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। सार्वजनिक परियोजनाओं पर वृद्धि कर देंगे व्यय, मतलब जो सरकार है और सड़क वगैरह बन रही है, जो भी सार्वजनिक परियोजना है उनको व्यय करेगी, और व्यय करेगी तो सरकार क्या करेगी, रुपया डालेगी, और रुपया डालेगी जैसे मार्केट में रुपया आएगा तो आदमी मांग करेगा, आर्थिक मंदी कम होगी। तो ये एक आंसर हो सकता है, आगे भी पढ़ लो, हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़िया अगर आंसर मिल जाएगा तो कई बार दो आंसर होते हैं, लेकिन हमें सर्वाधिक अच्छा, सबसे अच्छा आंसर देना होता है। कर की दरों में वृद्धि, तो कर की दरों में अगर वृद्धि हो जाएगी तो हमारे पास जो रुपया है वह तो हम उल्टा सरकार को दे देंगे, तो जिससे रुपया सरकार के पास या बैंक के पास जा रहा है वह सब मुद्रास्फीति के समय काम किए जाते हैं, और जिसमें रुपया जनता के पास आ रहा है वह मंदी के समय काम किए जाते हैं। आप ये लिख लीजिए। व्यय में कमी कर देगा तो फिर वही सरकार के पास रुपया पहुंच जाएगा, जनता के पास नहीं होगा, और जनता के पास नहीं होगा तो मंदी कम नहीं होगी। तो क्या ध्यान रखना है, मंदी है तो जनता को पैसा दो कैसे भी करके, चाहे ब्याज दर कम कर दो जिससे वह लोन ले सकें, चाहे आप परियोजनाएं बढ़ा दो, डायरेक्ट बेनिफिशियल जो हैं उनको रुपया ट्रांसफ़र कर दो, वह सब करो। और जब मुद्रास्फीति है तो क्या करो, आप रुपया खींचना शुरू करो, लोगों से मांगना शुरू करो, चाहे ब्याज दर बढ़ा के चाहे टैक्स बढ़ा के, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं समझा देता हूँ इसीलिए ये व्याख्या नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ भी वही लिखा है जो मैं बताते रहता हूँ। ठीक है, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। मतलब कह देते ना काला धन काला धन काला धन, सबसे बड़ी चिंता क्या है, काले धन को बाहर जाने से सबसे बड़ी समस्या क्या उत्पन्न होती है, तो वह पूछा है। क्या स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन होने लगता है। दूसरा, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय होने लगता है। तीसरा, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास होने लगता है। क्या काले धन से क्षेत्रवाद का विकास होने लगेगा। चौथा, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि होने लगती है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा, सबसे बड़ी सरकार की चिंता है टैक्स। ठीक है, उस बाकी क्षेत्रवाद का विकास, काले धन से आपको कहीं भी समझ में आया, सुनने को मिला पिछले वर्षों में, आप इतने बड़े हो गए हैं कि कहीं क्षेत्रवाद बढ़ रहा है काले धन से, नहीं। कहीं आपने देखा जेवरात, सोना, गहना काले धन से खरीदा जा रहा है, ऐसा कुछ आया नहीं। विलासिता युक्त आवास, कहीं नहीं। मेन क्या है, काला धन इसीलिए लोग वो सब घुमाते हैं रुपया, क्योंकि टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि भारत में टैक्स अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी हम विकासशील देश हैं। ठीक है, 2020 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है। गैर वित्तीय ऋण, तो परिवार का बकाया गृह ऋण जो है वह क्या गैर वित्तीय ऋण में आएगा। क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि जो है क्या वह गैर वित्तीय ऋण में आएगी। राजकोषीय बिल, इसे ट्रेजरी बिल कहते हैं, क्या वह गैर वित्तीय ऋण में आएगा। तो इसका आंसर डी है, तीनों गैर वित्तीय ऋण में आएंगे। ठीक है, तो गैर वित्तीय ऋण में सरकारी संस्थाओं, ध्यान से सुनिएगा ये भी टर्म है, क्या है गैर वित्तीय ऋण, इसमें क्या क्या आता है, सरकारी संस्थाओं, घरों, व्यवसायों द्वारा जारी किए गए ऐसे क्रेडिट उपकरण शामिल हैं जो वित्तीय क्षेत्र में शामिल नहीं होते। इसके अंतर्गत औद्योगिक वाणिज्यिक ऋण, ट्रेजरी बिल, क्रेडिट कार्ड शेष सम्मिलित है। तो आपको वित्तीय ऋण क्या होता है और गैर वित्तीय ऋण क्या होता है, दोनों पता होने चाहिए। 2019 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय। देखो यहाँ कई हो सकते हैं, तभी उसने क्या लिखा, सर्वाधिक संभावित बताओ। तो रुपए की गिरावट इस समय भी हो रही है तो क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए, ये हो सकता है, हो सकता क्या है, लेकिन हमें क्या बताना है, फिर से वही सर्वाधिक संभावित। दूसरा है भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। नंबर 3, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना।
नंबर 4, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो डी वाला सही है। क्यों? मैंने बोला ना पहला भी सही है, लेकिन डी ज़्यादा सही है। क्यों? आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, ये तुरंत हो सकता है क्या? या ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है क्या कि हम आयात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ निर्यात करेंगे? अगर हम ग्लोबलाइज्ड हैं, हम पूरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें आयात और निर्यात दोनों करने ही पड़ेंगे। ये अब हमारी मजबूरी हो गई है, हम इससे बच नहीं सकते, ठीक है अभी। लेकिन एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे हम इस पर नियंत्रण पा सकें। जैसे आपसे अगर कोई कहे भाई प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, आपको हिस्ट्री छोड़ देता हूँ पढ़ना, इस ये हल नहीं है। आपको कैसे हिस्ट्री को सुधार के सरल बना के पढ़ना है, ये हल होना चाहिए, ना कि उसे ख़त्म कर दो। तो आयात निर्यात बंद कर दो, बढ़ा दो, घटा दो, वो कुछ दिनों के लिए हो सकता है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है तो एक पॉलिसी बनाओ जिससे कि रुपया भी ज़्यादा गिरे ना। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। छिलका उतरे हुए अनाज, मुर्गी के अंडे पकाए हुए, संसाधित और डिब्बाबंद मछली, विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। कौन से जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त किए हुए हैं? अगली बार क्वेश्चन आएगा पॉपकॉर्न पर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि पॉपकॉर्न पर भी क्वेश्चन आ ही सकता है जब इस पे आया। तो इनमें से कौन से हैं जो जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है? क्या छिलका उतरे हुए अनाज जो हैं वह छूट प्राप्त है, उस पर जीएसटी नहीं लगता? क्या मुर्गी के अंडे पकाए हुए अगर कोई बेच रहा है तो वह जीएसटी नहीं लगता? विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र, क्या इस पे नहीं लगता? या डिब्बाबंद मछली, उस पे नहीं लगता? तो सी वाला है, 1, 2, 4 पे नहीं लगता है, 3 पे लगता है। यानी आंसर क्या होगा? 1, 2, 4। तो किसको किसको छूट प्राप्त है? सबको छूट प्राप्त है। डिब्बाबंद जो है सामान, चाहे आपका डिब्बाबंद बिस्कुट हो, डिब्बाबंद नमकीन हो, डिब्बाबंद जो पैकेट के अंदर आता है, वह सब जीएसटी के दायरे में आता है। जो ऐसे ही आपने खूब आम खाए होंगे ठेला पर खरीद कर, वहाँ जीएसटी लगता है? नहीं लगता है। अगर वही पैकेट में बंद होकर ब्रांड का नाम चिपका कर और आपको रेस्टोरेंट या मॉल वगैरह में मिलने लगे तो उस पर जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि वह प्रसंस्कृत होके और एक ब्रांड के थ्रू एक पैकेजिंग करके उस तरीके से आ रहा है। जैसे आप किशमिश देखोगे, किशमिश अगर पैकेट में आ रही है तो उस पर जीएसटी लगता है। ब्रांड जो है उस पर आप देखोगे इंक्लूडिंग लिखा होता है टैक्स। लेकिन जो खुला बिक रहा है, आप जाकर इस वो खा लिए, क्या कहते हैं, जूस पी लिए, ठेला पर जाकर टिक्की खा लिए, बतासे खा लिए, इन सब पर नहीं लगता है। और समाचार पत्र पे जो विज्ञापन सामग्री होता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कौन सा वाला? समाचार पत्र वाला, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो विकल्प लागत शून्य होती है, या विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है, या विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है, या विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है। तो इसका आंसर सी सही होना चाहिए। हाँ, मान लो ये लोग कहते भी हैं, जैसे 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो वाला अनाज फ्री मिल रहा है, तो सबको क्या लगता है? गवर्नमेंट दे रही है। तो कहोगे गवर्नमेंट दे ही रही है, लगता क्या है इसमें? लेकिन ये गवर्नमेंट क्या अपने जेब से दे रही है? नहीं। इस 5 किलो का जो रुपया है वो कौन पे कर रहा है? वह लोग पे कर रहे हैं जो टैक्स देते हैं। तो ये जो रुपया है किसको ट्रांसफ़र हो रहा है? जो टैक्स देते हैं उनको ट्रांसफ़र हो रहा है। सी में यही विकल्प लिखा है, देखो। विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। यानी इनसे कहाँ अंतरित कर दिया जाता है? टैक्स देने वाली जनता को। तभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे द्वारा टैक्स दिए गए चीज़ों पर आप निर्भर हैं और फिर भी आप हम पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। हम दिन में 12-15 घंटे काम करते हैं, आप केवल पड़े रहते हैं घर पे, फिर भी आप हम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये कहाँ तक न्याय संगत है? तो कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो कुछ लोग सच में कुछ खुद 1 रुपया दिन में नहीं कमाएंगे और बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोगों को, बड़े बड़े लोगों को जो भी काम कर रहे हैं सबको
खूब गाली देंगे कि देखो ये इनको सरकार ने ये कर रहा, देखो ये ऐसे घूम रहा, देखो ये डिफेंडर में घूम रहा। भाई उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कल चप्पल टूटी पहन कर घूम रहे थे। आज आप इंडस्ट्री में देख लो एजुकेशन की, कितने लोग आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। कोई डिफेंडर में घूम रहा है, कोई हम तो कार के नाम भी नहीं जानते, फार्चूनर तक ही सीमित है, फार्चूनर में घूम रहा है, या जो भी बड़ी बड़ी वो 5 करोड़ की गाड़ी आती है उनमें घूम रहा है। तो वह भी कभी न कभी आपके हमारे जैसे बिना पंखे के भी पढ़ाई किए हैं। तो हम लोग को वो दिखता है फेज, उसके पीछे का फेज नहीं दिखता। ठीक है, जैसे अभी हमारी कोचिंग चलने लगे और हम कुछ बड़ा कर ले तो आदमी को वह चीज़ दिखेगी 5 साल बाद कि देखो ये ऐसे घूम रहा। आज नहीं दिख रहा कि हम पंखा बंद करके और आपको गर्मी में पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, कुछ लोग सही भी हैं तो कुछ लोग गलत भी हैं। ऐसे बिजनेसमैन भी, टीचर भी, एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ लोग सही भी हैं, कुछ लोग गलत भी हैं। ये कितना ज्ञान क्यों बखा रहे हैं? क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप कुछ कहें तो तर्कों के साथ कहें। एक तरफ से सबको ख़त्म ना कर दें कि ये सब बेकार लोग हैं, इंडस्ट्री वाले लोग लूट रहे हैं, किसान तो सभी बढ़िया हैं। सभी किसान भी बढ़िया नहीं है। ठीक है, अब आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं खुद किसान हूँ तो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो हर व्यक्ति हर क्षेत्र में बढ़िया नहीं है। एजुकेशन में कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ खराब लोग हैं, किसान कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब है, इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ खराब लोग हैं, सरकार में नेता में कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब है। तो आप भी ऐसे ही रखिएगा। आपको भी यूपीएससी में पक्ष और विपक्ष दोनों पॉइंट लिखने पड़ते हैं, फिर अपना निष्कर्ष देना पड़ता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। क्या ऐसा है? आरबीआई सिर्फ भारत सरकार की प्रतिभूतियों का वो करता है, राज्य सरकारों की नहीं करेगा? क्या राज्य सरकार के लिए अलग बैंक है? दूसरा क्वेश्चन पे का स्टेटमेंट है, भारत सरकार ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई ट्रेजरी बिल जारी नहीं करती है। इसको शॉर्टकट में टी बिल भी बोलते हैं। कोष पत्र ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किया जाता है। अब बट्टा कुछ नहीं, बट्टे को डिस्काउंट बोलते हैं। अगर यहाँ पर डिस्काउंट लिख दिया होता तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाती। सममूल्य से बट्टे पर जारी किया जाता है। इसका मतलब ये है कि मैं एक कागज़ आपको दे रहा हूँ 90 रुपये का, 1 साल के बाद मैं उसे 100 रुपये में खरीद लूँगा, आपको 10 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा होता है डिस्काउंट पे ना बेचकर हम परसेंट तय कर लें, ब्याज तय कर लें कि आपने मुझे 100 रुपये दिए, वो कागज़ मैंने आपको दिया, अगली साल मैं आपको 110 रुपये दूंगा और आप मुझे कागज़ दे देंगे। तो एक होता है डिस्काउंट पर और एक होता है परसेंटेज पे। ठीक है, ब्याज पे, लोन पे। तो इसका कौन सा आंसर सही है? तो सी आंसर सही है। 2 और 3 पहला ही सही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना क्या राज्य सरकारों के लिए अलग बैंक है? नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक सभी सरकारों का ही बैंक है। ठीक है, इसीलिए वो गलत है। 2017 का क्वेश्चन देख लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करता है, यस। यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है, प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन होता है, क्या ये सही है? यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है, क्या ये सही है? तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसमें 12 सदस्य नहीं, सिर्फ 6 सदस्य हैं। इसमें वित्त मंत्री अध्यक्षता नहीं करते हैं, बल्कि कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर जो होता है वह अध्यक्षता करता है। ठीक है, 6 लोग होते हैं, 3 सरकार की तरफ से और 3 आरबीआई की तरफ से। ठीक है, पहला इसका स्टेटमेंट सही होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर। ये आंसर सही है, केवल एक, जो मैंने बता दिया आपको कि इसमें 6 सदस्य होते हैं, यहाँ लिखा भी है। ठीक है, गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है, आरबीआई का गवर्नर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कह रहा है किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन से नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। दूसरा, बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी। इस शब्द को समझिए, दायी होंगी। यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंधन नहीं करता है। क्या इसके बाद कहीं अपील नहीं की जा सकती? तो बी इसका आंसर सही है, केवल 2।
पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। क्यों, देख लेते हैं। संशोधित किए गए बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम। देखो संशोधन हुआ, क्वेश्चन पूछ लिया गया। ऐसे किसी भी अधिनियम में संशोधन हो तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। बेनामी संपत्तियों को सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है, जबकि यहाँ क्या लिखा था, जब्त नहीं किया जा सकता। विवाद की दशा में अपीली क्रियाविधि की व्यवस्था की गई है, जबकि यहाँ क्या लिखा है, अपील नहीं की जा सकती। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है। देखो सर्वाधिक संभावित लाभ बोल दिया उसने। नंबर 1, यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा, इस प्रकार एकल बाजार स्थापित होगा। तो हाँ, इसीलिए तो लाया गया था कि जो अलग अलग टैक्स पड़ता है, यहाँ इतना वहाँ उतना, यहाँ शर्ट 5 रुपये की है, वहाँ शर्ट 7 रुपये की है, 5-7 नहीं, मैं एग्जाम्पल बस दे रहा हूँ, यहाँ 500 की है, वहाँ 600 की है। तो ये सब ना हो, इस सभी जगह एक जैसी रेट हो, इसीलिए ये लाया गया था। यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम कर उसे विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। क्या जीएसटी से कोई चालू खाता घाटा, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेश से कोई लेना देना है? नहीं है। यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा, उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। क्या आपको लगता है ये सब चीज़ें हैं? नहीं, केवल एक सही है। इसलिए लाया गया कि अलग अलग जगहों पर टैक्स अलग अलग होने की वजह से रेट अलग अलग ना हो। अगर यहाँ पार्ले जी 5 का मिल रहा है तो वहाँ भी 5 का ही मिले, वहाँ 5 रुपये 75 पैसे का ना मिले। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा तो गलत ही है, विदेशों से मैं क्या लेना देना जीएसटी में। 2016 को क्वेश्चन देख लेते हैं। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो राजस्व व्यय को घटाना, क्या ये कार्रवाई की जा रही है। नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना, क्या कल्याणकारी योजनाएं बढ़ाएंगे तो घाटा कम होगा क्या। सब्सिडी युक्ति संगत बनाना, सब्सिडी की वजह से ही ज़्यादा घाटा होता है, अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। आयात शुल्क को कम करना, तो इनमें से कौन सा सही है, सी सही है, 1 और 3। कल्याणकारी योजनाओं का प्रारंभ करना, तो और ज़्यादा आपको रुपया देना पड़ेगा और ज़्यादा घाटा होगा। आयात शुल्क को कम करना, आयात शुल्क को कम करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्व व्यय को घटाओ और सब्सिडी को थोड़ा सा युक्ति संगत बनाओ। लेकिन वही है ना, सब्सिडी आप कम करेंगे तो आपका वोट बैंक गड़बड़ाएगा, फिर दिक्कत होगी। इसी वजह से सब्सिडी कम नहीं हो पा रही है। क्या आपको लगता है भारत में 80 करोड़ लोग हैं जिनके पास भोजन करने तक के रुपए नहीं होंगे, और सबको 5 किलो ही, मतलब सब इतने अमीर गरीब हैं कि सबको 5 किलो, सबको। आप सोचो, क्या ऐसा है भारत सच में? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ संख्या होगी जिन्हें 5 किलो की नहीं लेकिन 15 किलो की भी ज़रूरत होगी। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी का खा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि गरीबी का मानक जो हमारे यहाँ वो अजीब है, ठीक है। तो 80 करोड़ में तो बहुत लोग आ गए ना। आप ही बताइए, आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वह खा सकते हैं खरीद कर, या उनके पास खेती है वह खरीद कर खा सकते हैं चीज़ें। उन्हें भी राशन मिल रहा है 5 किलो, है कि नहीं, आप सच बताइएगा। ठीक है, हो सकता है आप ही के घर में हो ऐसा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ना, कई ऐसे मेरे मेरे जान पहचान में है जो ठीक ठाक लोग हैं, उनके यहाँ आता है 5 किलो अनाज। मैं कहता हूँ इन्हें क्या ज़रूरत है भाई, सरकार का घाटा हो रहा है खाली। क्योंकि अगर वह रिवाइज कर देंगे, 80 करोड़ से 40 करोड़ पे ला देंगे, तो वो वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। किसानों को सब्सिडी देना बंद कर देंगे, वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। उर्वरक पे थोड़ा सा यूरिया का 10 रुपया बढ़ा देंगे, वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं जो देश को पीछे बढ़ाने में योगदान देती हैं, ठीक है। मैं आपको ये सब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ पर कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बैठा है, यहाँ सब यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बैठे हैं, और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों को ये सब चीज़ें जाननी आवश्यक है। क्योंकि आप तर्क करें और अपने आप को इस तरीके से तैयार करें जिससे चीज़ें समझ में आए, ना कि वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अगर आप हैं तो आपका यूपीएससी तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। खैर, निम्नलिखित में से किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। पूंजी बजट, कैपिटल, ठीक है। सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर अगर व्यय होता है तो वह पूंजी है, यस, कैपिटल। विदेशी सरकारों से अगर ऋण प्राप्त होता है तो वह पूंजी है।
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम जो दिया जाता है वह पूंजी है। डी इसका आंसर सही है, 1 2 3 तीनों, ये तीनों पूंजी में आते हैं। इसको मैंने कट क्यों कर दिया, ये भी तो सही होगा। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम जो दिया जाता है वह भी पूंजी बजट में रखा जाता है। पूंजी बजट आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3 क्वेश्चन, समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाला आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पर का क्या संदर्भ है। टर्मिनोलॉजी फिर आ गई। नंबर 1, संसाधन संपन्न किंतु पिछड़े क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनन कार्य। नंबर 2, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना। नंबर 3, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र के आनुवंशिक संसाधनों का दोहन। नंबर 4, विकास परियोजनाओं की योजना एवं कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागतों के विचार का अभाव। तो इसका बी आंसर सही है। कंपनियों द्वारा जो कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाया जाता है वह ये है। बहुत लोग हैं जो कर ना देने की वजह से, क्योंकि कर बहुत ज़्यादा है, मतलब आप कभी देखिएगा कर कितना है तो आपको भी लगेगा कि अच्छा 100 रुपये कमाओ, 30 38 45 जो भी है, कुछ लोग कहते हैं 38 तक है, कुछ लोग कहते हैं 28% है प्लस CSS प्लस प्लस करके हुए 38 39 रुपये पहुँच जाता है। तो मान लो आपने 1 करोड़ रुपया कमाया और 38 लाख रुपये आपका चला जाए तो आपको बुरा तो लगेगा ही, लेकिन वही है ना कि आपको इतना अच्छे से लॉ एंड लॉ मिल रहा है, इतना अच्छे से सड़कें मिल रही हैं, इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो उसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें हैं। 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। समीक्षा अधिकारी में पेपर भी में क्वेश्चन भी आया था, आप बताइए। इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाले हिस्से को 32 से बढ़ाकर 42% कर दिया है। यस। इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े अनुदानों से संबंधित सिफारिश की है। तो कौन सा सही है। पहला तो सही है, दूसरा सही नहीं है, उससे कोई सिफारिश नहीं की, लेकिन हाँ 42% कर दिया था। अभी 41% शायद होगा। क्यों, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य था तो उसको भी दिया जाता था, अब जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है तो उसको नहीं देना पड़ता, इसलिए 41% हो गया। शायद आप करंट से अपडेट कर लीजिएगा। किसी देश की कर से जीडीपी की अनुपात में कमी क्या सूचित करते हैं। कर से जीडीपी की अनुपात में कमी क्या सूचित करेगी। आर्थिक वृद्धि दर धीमी है या राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण है। तो इसमें ए है, आर्थिक वृद्धि दर धीमी है इसीलिए जीडीपी और कर का अनुपात कम है, यानी कर कम लोग दे रहे हैं, टैक्स कम लोग दे रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट, ऐसे ही क्वेश्चन अभी आया था पिछली बार, देखो मतलब 2 क्वेश्चन पीछे फिर आ गया। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। देखो सेम कॉपी पेस्ट है, अब आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन देख लेना। राजस्व में कमी लाना, कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना, सब्सिडी का युक्तिकरण, उद्योगों का विस्तार करना। आओ ये देखो यहाँ भी क्वेश्चन, राजस्व को घटाना, नवीन कल्याणकारी योजना प्रारंभ करना, सब्सिडी की युक्त संगत बनाना, आयात शुल्क को कम करना। देख रहे हो आप, सीधे कॉपी पेस्ट हो रहा है। 2016 का और 2015 का दोनों एक ही वर्ष के अंतराल में पूछ दिए गए। इसका कौन सा आंसर होगा, 1 और डी। उद्योगों का विस्तार करना भी सही होना चाहिए क्या। ए वाला 1 और 3 ही सही है, उद्योगों का विस्तार से कोई फर्क नहीं। 2014 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी गैर योजना व्यय के अधीन आती है। गैर योजना व्यय कौन से ऐसे जो गैर योजना व्यय हैं। क्या रक्षा व्यय, वेतन एवं पेंशन, उपदान, ब्याज अदायगी। तो सी वाला आंसर सही होगा। ये चारों जो है वह गैर योजना व्यय में आती है। ब्याज अदायगी आपको करनी है, उसके लिए योजना थोड़ी बनानी है अलग से। वेतन पेंशन जिसको जाती है उसको जाती ही रहेगी, अलग से थोड़ी वो बनाना है। ठीक है। रक्षा व्यय वो होता ही रहेगा जितना होता है, ठीक है, वो अलग से थोड़ी देना है। सब्सिडी है वह देना ही पड़ेगा, डाक संबंधी घाटा, वेतन वो सब है जो देना ही पड़ेगा। शिक्षा, विदेशी सरकार का अनुदान, ठीक है। 2013 का पहला क्वेश्चन, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए या विदेशी ऋण कम करने के लिए।
तो आपको पता है आर्थिक विकास के लिए हम ऋण लेते हैं। जैसे आप देखो ना, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वह भी लोन लेकर ही कर रहे हैं। तो सरकार को भी एक ऐसे ही मान लो कि वह लोन लेती है, मान लो 10% पे लोन लिया तो 100 रुपये का 110 चुकाना होगा, लेकिन वह 100 रुपये लगा कर 150 पैदा कर लेती है। तो 50 रुपये पैदा हुए, 10 रुपये का लोन का ब्याज चुका दिया, तब भी वो 40 रुपये तो फायदे में रहेगी ना। हाँ, तो इसीलिए ब्याज लिया जाता है वो, ठीक है, रुपया उधार लिया जाता है, लेकिन कितना लेना है ये लिमिट आवश्यक है हर सरकार के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग, अब देखो वित्त आयोग पे क्वेश्चन आया, 13वें पर भी आया, 14वें पर भी आया, और मैंने आपसे 16वें वित्त आयोग का नाम पूछा है कमेंट सेक्शन में। वस्तुओं व सेवाओं पर टैक्स लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज, कौन है यहाँ पे जो इस हिंदी का अर्थ बता सकता है? वस्तुओं व सेवाओं पर टैक्स लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज। दूसरा, भारत के जनांकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियों का सृजन करने की योजना। केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण करना। तीसरा तो है ही करेक्ट है, तीसरा तो है ही, और पहला दूसरा भी सही है। तीसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस समय जब कहा था कि आप स्थानीय निकायों को भी रुपया ट्रांसफर करेंगे। बस इसमें आपको पढ़ना नहीं है, जो नया वित्त आयोग है वह क्या अनुशंसाएं कर रहा है वह आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। 2011 का क्वेश्चन वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में पूछ लिया है। मूल्य आधारित कर, जीएसटी से पहले ये लगता था, ठीक है, अब नहीं लगता है। क्या बहु बिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है, या उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है, या वस्तुओं सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाए जाने वाला टैक्स है, या मूल रूप से केंद्र सरकार का विषय है? नहीं, केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार का विषय है। अच्छा सॉरी, इसमें देखो पूछा क्या है, इसमें पूछा नहीं है कौन सी विशेषता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, बल्कि किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता था, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट आपने बहुत सुना होगा टर्म। सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है। क्या ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सरकार अब सीपीएससी के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखना चाहती। तो डी है, ना तो एक है ना तो दो है, ये दोनों ही गलत है। डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप LIC का सुने होंगे और भी सबका सुने होंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा लेकर सरकार चाहती है कि हम डेवलपमेंट करें, जिससे और ज़्यादा पैसा आए। जैसे मान लो ये ज़मीन सरकार की पड़ी हुई है, अब ये पड़ी हुई है, ये रुपया तो दे नहीं रही, तो सरकार कह रही है इसको लीज पे दे दो, इससे रुपया मिलेगा, मान लो 50 लाख, उससे आप कुछ अच्छा कर लो। तो खाली पड़ी है, इससे बढ़िया उसको रुपया निकालो, डिसइन्वेस्टमेंट करो, ऐसा कुछ। ठीक, बाकी आप विजिट करिए चैनल पर, बहुत कुछ चल रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम इसका नेक्स्ट अवसंरचना वाला करेंगे। ये हमने पहले ही कर लिया, भुगतान संतुलन वाला इससे पहले हो चुका है, वो छूट गया था राजकोषीय वाला, याद नहीं रहा। अब हमें कल अवसंरचना और आगे की चीज़ें करनी है। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।